स्टोरी शुरू होती है एक इंटेंस बाइक चेस से। हम देखते हैं कि शॉन एंडरसन अपनी डर्ट बाइक पर तेजी से भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां पड़ी हैं। यह कोई मामूली रेस नहीं थी। शॉन ने एक रिस्ट्रिक्टेड सैटेलाइट फैसिलिटी में ब्रेक इन किया था। उसका मकसद चोरी करना नहीं, बल्कि एक बहुत वीक रेडियो सिग्नल को पकड़ने के लिए वहां के पावरफुल ट्रांसमीटर्स का यूज करना था। वह अपने दादा अलेक्जेंडर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो सालों से लापता है। इस चेस के दौरान शॉन की रिबेलियस साइड दिखाई देती है। वह सबर्बन स्ट्रीट्स में खतरनाक कट मारता है और एंड में कंट्रोल खोकर एक स्विमिंग पूल में जा गिरता है। यहाँ से पुलिस स्टोरी वाला पार्ट शुरू होता है। जब पुलिस उसे पकड़ लेता है तब एंट्री होती है हैंक की, जो शॉन का स्टेप फादर है। शॉन और हैंक के बीच का रिलेशन काफी खराब दिखाया गया है। शॉन को लगता है कि हैंक सिर्फ एक बोरिंग नेवी वेटरन है जो उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन यहाँ हैंक एक अलग अप्रोच अपनाता है। वह पुलिस ऑफिसर्स को समझा बुझाकर शॉन को अरेस्ट होने से बचा लेता है, जो दिखाता है कि हैंक के पास लोगों को हैंडल करने का दिमाग है। घर आने के बाद हैंक गुस्सा करने के बजाय शॉन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वह देखता है कि शॉन एक मिस्टीरियस कोड डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। हैंक, जो खुद एक एक्सपर्ट कोड ब्रेकर रह चुका है, शॉन की मदद करता है। ये सीन बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ से उनका बॉन्डिंग प्रोसेस शुरू होता है। हैंक रियलाइज करता है कि शॉन कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, बल्कि वह सिर्फ अपने दादा को ढूंढना चाहता है। दोनों मिलकर डिस्कवर करते हैं कि यह कोड 3 फेमस किताबों, ट्रेजर आइलैंड, गलिवर्स ट्रैवल्स और जूल्स वर्न की मिस्टीरियस आइलैंड का एक मिक्सचर है। हैंक ही वह दिमाग लगाता है कि अगर हम इन तीनों किताबों के मैप्स को एक के ऊपर एक रखें तो एक सीक्रेट मैप बनता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये कोऑर्डिनेट्स उन्हें साउथ पैसिफिक ओशन के एक सुनसान इलाके की तरफ पॉइंट करते हैं। हैंक को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जब शॉन और हैंक मिलकर तीनों बुक्स के मैप्स को कंबाइन करके मिस्टीरियस आइलैंड का असली मैप ढूंढ निकालते हैं। जैसे ही शॉन को वह कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, उसका पूरा ध्यान अपने लापता दादा अलेक्जेंडर को ढूंढने पर लग जाता है। शॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके दादा इसी आइलैंड पर फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इस जुनून में शॉन फौरन अपना बैग पैक करने लगता है और डिसाइड करता है कि वह अकेले ही पैसिफिक ओशन के उस अनजान हिस्से में जाएगा। हैंक उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि वहाँ समुद्र के बीच कुछ नहीं है, सिर्फ खाली पानी है। लेकिन शॉन काफी गुस्से में होता है और हैंक की हर बात को इग्नोर करके अपना सामान पैक करता रहता है। शॉन को लगता है कि हैंक सिर्फ एक रुकावट है जो उसके एडवेंचर को समझ नहीं रहा। शॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके दादा इसी आइलैंड पर फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की जरूरत। इस जुनून में शॉन फौरन अपना बैग पैक करने लगता है और डिसाइड करता है कि वह अकेले ही पैसिफिक ओशन के उस अनजान हिस्से में जाएगा। हैंक उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है। जब हैंक देखता है कि शॉन किसी की नहीं सुन रहा और वह अकेले निकलने की तैयारी में है, तो वह यह सारी बात शॉन की मॉम लिज को बताता है। पहले तो लिज बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि वह अपने बेटे को इतने खतरनाक मिशन पर अकेले नहीं भेजना चाहती। लेकिन हैंक यहाँ एक बड़ा फैसला लेता है। वह लिज को कन्विंस करता है कि शॉन की सेफ्टी के लिए और उनके आपस के रिश्ते को सुधारने के लिए हैंक को भी शॉन के साथ जाना चाहिए। हैंक का प्लान होता है कि वह शॉन को वहाँ ले जाएगा जहाँ मैप पॉइंट कर रहा है, और जब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो शॉन हार मानकर वापस आ जाएगा और हमेशा के लिए इस जिद को छोड़ देगा। लिज काफी सोच विचार के बाद हैंक की बात मान जाती है क्योंकि वह हैंक पर भरोसा करती है। इसके बाद एक बहुत ही आइकॉनिक सीन आता है जहाँ शॉन अपने रूम में बैग लेकर निकलने ही वाला होता है। तभी हैंक दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे अपना पासपोर्ट दिखाता है। शॉन काफी हैरान होता है क्योंकि वह तो अकेले जाना चाहता था, लेकिन जब वह देखता है कि हैंक उससे लड़ने के बजाय उसकी मदद करने के लिए खुद साथ चलने को तैयार है, तो वह थोड़ा नरम पड़ जाता है। शॉन को लगता है कि शायद हैंक के साथ होने से उसकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी, इसलिए वह हैंक के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों के बीच की थोड़ी बर्फ पिघलती है और यहाँ से उनका सफर पलाऊ की तरफ शुरू होता है। जब शॉन और हैंक वहाँ के लोकल पोर्ट पर पहुँचते हैं तो उन्हें कोई भी बोट या प्लेन उस खतरनाक कोऑर्डिनेट्स पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। सभी लोग कहते हैं कि वहाँ सिर्फ शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स और मौत मिलती है। तब उनकी मुलाकात होती है गबातो से, जो एक मजाकिया और गरीब हेलीकॉप्टर पायलट होता है, और उसकी खूबसूरत बेटी कैलानी से। जैसे ही शॉन कैलानी को देखता है, वह पहली नजर में ही उस पर लट्टू हो जाता है। शॉन, जो अब तक सिर्फ नक्शे और अपने दादा के बारे में सोच रहा था, कैलानी की ब्यूटी देखकर सब कुछ भूल जाता है। वह अपने आप को एक कूल गाय दिखाने की कोशिश करता है, अपनी टी शर्ट ठीक करता है और थोड़ा एटीट्यूड में बात करने लगता है। लेकिन कैलानी काफी स्मार्ट और टफ होती है। वह शॉन को ज्यादा भाव नहीं देती। शॉन की यह लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन देखकर ऑडियंस को काफी मजा आता है क्योंकि वह बार बार कैलानी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अजीब हरकतें करने लगता है। फ्लाइट की शुरुआत
काफी रिस्की होती है। गाबाटो के पास एक पुराना और टूटा फूटा हेलीकॉप्टर होता है जो देखने में ही खतरनाक लगता है। हैंक को उस हेलीकॉप्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन शॉन सिर्फ काइलानी के साथ रहने के लिए हैंक को फोर्स करता है कि वह इसी हेलीकॉप्टर में जाए। गाबाटो काफी ज्यादा पैसे चार्ज करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की कॉलेज की फीस भरनी होती है। जब वह लोग उड़ान भरते हैं तो शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंचते हैं मौसम बिगड़ने लगता है। असली डर तब शुरू होता है जब उनका सामना एक जायंट साइक्लोन से होता है। हैंक और गाबाटो चिल्लाते हैं कि वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन शॉन को लगता है कि इसी तूफान के अंदर वो मिस्टीरियस आइलैंड छुपा हुआ है। हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ जाता है, इंजन फेल होने लगता है और चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। गाबाटो डर के मारे चीखने लगता है। एंड में हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्रैश हो जाता है और वह सब एक स्पाइरल की तरह नीचे गिरते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जब शॉन, हैंक, गाबाटो और काइलानी की आंखें खुलती हैं, तो वह अपने आप को एक सुनसान और अनजान बीच पर पाते हैं। चारों तरफ पहाड़ होते हैं और गाबाटो का वह पुराना हेलीकॉप्टर पूरी तरह चकनाचूर होकर पूरे बीच पर बिखर गया होता है। सब लोग थोड़े चोटिल होते हैं लेकिन जिंदा बच जाते हैं और वह लोग अपने काम का जरूरी सामान हेलीकॉप्टर के मलबे से इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ है। तभी शॉन को पहाड़ों के बीच एक पुरानी और गहरी गुफा दिखाई देती है। सब लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं और जैसे ही वह उसके दूसरे एग्जिट पर पहुंचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वह एक ऐसी जगह होती है जो किसी ने सपने में भी नहीं देखी थी। यही असली मिस्टीरियस आइलैंड था। यहाँ का नजारा बिल्कुल जन्नत जैसा होता है, लेकिन यहाँ की बायोलॉजी पूरी तरह उलटी होती है। वहाँ उन्हें सबसे पहले एक बहुत ही छोटा मिनिएचर एलिफेंट मिलता है जो एक कुत्ते के बराबर होता है। शॉन और बाकी सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ बड़े जानवर छोटे हैं। शॉन की नजर दूर से उठते हुए स्मोक पर पड़ती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह धुआं उसके दादा अलेक्जेंडर ने ही किया होगा और वह वहीं मिलेंगे। बिना वक्त जाया किए वह सब उस धुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें काफी बड़े बड़े सफेद स्टोन्स दिखाई देते हैं जो इधर उधर रखे होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि वह पत्थर नहीं बल्कि जायंट फ्रिल्ड लिजर्ड के अंडे हैं। वह लिजर्ड वहीं पास में सो रही होती है जो देखने में किसी पहाड़ जितनी बड़ी होती है। सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब गाबाटो उस चिपचिपे अंडे में गिरता है। उसकी आवाज से वह भयानक जायंट लिजर्ड जाग जाती है। वह लिजर्ड इतनी बड़ी और गुस्से में होती है कि हैंक तुरंत चिल्लाता है, भागो। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। आगे आगे शॉन, हैंक, काइलानी और लथपथ हुआ गाबाटो होते हैं और पीछे पीछे वह शिकारी लिजर्ड उन्हें निगलने के लिए तेजी से लपकती है। जंगल की घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच यह चेस काफी खतरनाक हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब वह लोग एक घाटी के किनारे पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी उम्मीद टूट चुकी है क्योंकि लिजर्ड बिल्कुल उनके सिर पर होती है और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। जंगल में पहले से ही कुछ बड़े बड़े ट्रीज को मजबूत रस्सियों से लटका कर रखा गया था जो एक मौत का जाल था। जैसे ही लिजर्ड सही पोजीशन पर आती है वह ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वह भारी भरकम पेड़ एक एक करके पेंडुलम की तरह स्विंग होते हैं और सीधा लिजर्ड को हिट करते हैं। लिजर्ड को इतनी जोर से चोट लगती है कि वह वहीं ढेर होकर बेहोश हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि यह चमत्कार किसने किया। तभी झाड़ियों के पीछे से शॉन के दादा अलेक्जेंडर बोंग की एंट्री होती है। अलेक्जेंडर को सही सलामत अपने सामने देखकर शॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सब कुछ भूलकर तेजी से भागता है और अपने दादा से गले लगता है। यह एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है क्योंकि शॉन ने उन्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। जायंट लिजर्ड के बेहोश होने के बाद जब सब लोग सेफ हो जाते हैं तो अलेक्जेंडर उन्हें अपने बनाए हुए ट्री हाउस पर लेकर जाते हैं। यहाँ से फिल्म में अलेक्जेंडर और हैंक की आपस की नोक झोंक शुरू होती है। अलेक्जेंडर थोड़े मनमौजी एक्सप्लोरर हैं, इसलिए वह हैंक को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्हें चिढ़ाने के लिए बार बार हैंक को टैंक बुलाते हैं। हैंक जो एक डिसिप्लिन्ड नेवी वेटरन है, अलेक्जेंडर की बातों से काफी इरिटेट होता है, लेकिन वह शॉन की खुशी के लिए चुप रहता है। उस रात ट्री हाउस में अलेक्जेंडर सबसे कहता है कि आज सब लोग आराम कर लो क्योंकि कल सुबह वह उन्हें कुछ ऐसा दिखाएगा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। अगले दिन सुबह अलेक्जेंडर सबको जंगल के एक रहस्यमयी रास्ते पर लेकर निकलता है। इस सफर के दौरान शॉन काइलानी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश फेल हो जाती है। वह काइलानी के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करता है पर काइलानी उसे बिल्कुल इग्नोर करती है। शॉन को उदास देखकर हैंक उसे टिप्स एंड ट्रिक्स देना शुरू करता है। हैंक उसे सिखाता है कि लड़कियों को कॉन्फिडेंस से कैसे हैंडल करते हैं और वहीं पर वह अपना आइकॉनिक पेक पॉप ऑफ लव, अपनी चेस्ट मसल्स को रिदम में हिलाना सिखाता है। चलते चलते वह लोग एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं। तब वह पल आता है जिसका अलेक्जेंडर ने वादा किया था। उन्हें द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस दिखाई देती है। हजारों साल पुराना खोया हुआ शहर, बड़े बड़े पिलर्स और महल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हैंक जो अब तक अलेक्जेंडर की हर बात पर शक कर रहा था वह भी दंग रह जाता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। हैंक उन्हें दिखाता है कि जमीन से नमकीन पानी ऊपर
आ रहा है। वो उन्हें समझाता है कि आइलैंड की लिक्विफैक्शन शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब है कि पूरा आइलैंड अगले कुछ ही दिनों में समुद्र में डूबने वाला है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है। उन्हें कैप्टन नीमो की पुरानी सबमरीन नॉटिलस ढूंढनी होगी, जो इसी आइलैंड पर कहीं छुपी हुई है, ताकि वह अपनी जान बचा सके। पर नॉटिलस कहाँ है? ये राज कैप्टन नीमो की डायरी में छुपा था। अलेक्जेंडर उन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहाँ कैप्टन नीमो की कब्र बनी हुई थी। अलेक्जेंडर को पूरा भरोसा था कि नीमो ने अपनी डायरी अपने पास ही रखी होगी। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा दिखता है, जिसके अंदर एक गुफा होती है। कैलानी हिम्मत दिखाती है और डायरी ढूंढने के लिए उस मंदिर की गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा काफी पुरानी और खस्ता हालत में होती है। कैलानी को वहाँ कैप्टन नीमो का स्केलेटन मिलता है और उसके हाथों में वही मिस्टीरियस डायरी होती है, जिसमें नॉटिलस सबमरीन का एग्जैक्ट लोकेशन और शिप तक पहुंचने का रास्ता लिखा होता है। जैसे ही कैलानी उस डायरी को उठाती है, पूरे आइलैंड पर टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से हलचल शुरू हो जाती है। वो गुफा टूटने लगती है और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। बाहर खड़े शॉन और बाकी लोग डर जाते हैं कि कैलानी अंदर फंस गई है, लेकिन कैलानी हार नहीं मानती और अपनी जान पर खेलकर सही समय पर तेजी से दौड़ते हुए गुफा के बाहर निकल आती है। ठीक तभी जब वो गुफा पूरी तरह ढह जाती है। उस डायरी को खोलने पर उन्हें पता चलता है कि नॉटिलस आइलैंड के दूसरी तरफ एक गुफा में पानी के नीचे छुपी हुई है। डायरी मिलने के बाद आइलैंड की हालत और भी खराब हो जाती है। जमीन फटने लगती है और उन्हें रियलाइज होता है कि पैदल चलकर नॉटिलस तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। तभी उन्हें वहाँ जायंट बीज दिखती हैं। अलेक्जेंडर का आइडिया होता है कि वो इन बीज पर सवारी करके जल्दी से आइलैंड के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर अकेले एक बड़ी बी पर लपक कर बैठ जाता है और उसे उड़ाते हुए आगे निकलता है, ताकि वो रास्ता दिखा सके। बाकी लोग दो दो की जोड़ी में बैठते हैं। यहाँ शॉन और कैलानी एक साथ एक बी पर बैठते हैं, जो शॉन के लिए किसी सपने से कम नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से ही उस पर लट्टू था। दूसरी बी पर हैंक और गबातो एक साथ बैठते हैं। हवा में ये राइड शुरुआत में तो बहुत शानदार लगती है और शॉन कोशिश करता है कि वो कैलानी के साथ थोड़ा कूल बने, लेकिन जल्द ही उनका मजा डर में बदल जाता है। अचानक जंगल से जायंट बर्ड्स निकल आते हैं, जो उन बीज को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। हवा में एक बहुत ही फास्ट और खतरनाक चेस शुरू हो जाती है। बर्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए बार बार झपट्टे मारते हैं और शॉन कैलानी की बी काफी मुश्किल में फंस जाती है। बी पर बैठे बैठे वो लोग उन बर्ड्स को डॉज करते हैं और स्टंट्स दिखाते हैं। हैंक और गबाटो भी अपनी जान बचाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। अंत में वो सब किसी तरह उन बर्ड्स से पीछा छुड़ाकर उस क्लिफ के पास पहुंचते हैं, जहां कैप्टन नीमो की सबमरीन नॉटिलस छुपी होती है। सबमरीन तक पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो पूरा रास्ता पानी से भर चुका होता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था। शॉन और हैंक को पानी के अंदर डाइव लगानी होगी, ताकि वो नॉटिलस सबमरीन के अंदर जा सकें और उसे स्टार्ट कर सकें। दोनों पानी के अंदर गहराई में जाते हैं और बड़ी मुश्किल से सबमरीन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। नॉटिलस 140 साल पुरानी थी, इसलिए उसकी बैटरीज पूरी तरह डेड हो चुकी थी। बिना पावर के सबमरीन स्टार्ट नहीं हो सकती थी और बाहर आइलैंड तेजी से समुद्र में समा रहा था। तभी हैंक को एक शानदार आइडिया आता है। सबमरीन के पास ही एक जायंट इलेक्ट्रिक ईल घूम रही होती है। हैंक शॉन को समझाता है कि उन्हें उस ईल के इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल सबमरीन को जंप स्टार्ट करने के लिए करना होगा। हैंक एक पुराना भाला लेकर बाहर जाता है और उस ईल को गुस्सा दिलाता है। जैसे ही वो ईल गुस्से में आकर सबमरीन पर हमला करती है और अपना इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ती है, हैंक सही वक्त पर वायर को कनेक्ट कर देता है। बूम! सबमरीन की लाइट्स जल उठती हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। बाहर अलेक्जेंडर, कैलानी और गबाटो डूबते हुए आइलैंड के एक छोटे से पत्थर पर खड़े होते हैं। वो सब पानी में डूब जाते हैं। ठीक आखिरी सेकंड में नॉटिलस पानी से आती है और उन सबको पिक कर लेती है। सबमरीन के अंदर सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। गबाटो और अलेक्जेंडर, जो पहले लड़ रहे थे, अब दोस्त बन जाते हैं। जब सब लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तब कैलानी शॉन के पास आती है और उसे एक प्यार भरा किस करती है। सबमरीन तेजी से गिरते हुए पहाड़ों और मलबे से बचते हुए खुले समुद्र में निकल जाती है। मूवी के एंड में सब लोग वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। शॉन और कैलानी अब एक साथ होते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, लेकिन एक नए एडवेंचर की तैयारी शुरू हो जाती है। शॉन और कैलानी का रोमांस अब ऑफिशियल हो जाता है। कैलानी शॉन से मिलने उसके घर आती है, जो अब एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह लग रही होती है। शॉन काफी खुश होता है, क्योंकि उसने न सिर्फ मिस्टीरियस आइलैंड ढूंढ निकाला, बल्कि उसे अपनी पसंद की लड़की का साथ भी मिल गया। हैंक और शॉन के बीच का रिश्ता भी अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। शॉन अब हैंक को सिर्फ एक स्टेप फादर नहीं, बल्कि एक दोस्त और मेंटोर की तरह देखता है। तभी वहाँ अलेक्जेंडर की एंट्री होती है। वो अभी भी वही पुराने एडवेंचरस मिजाज में होते हैं। सब लोग साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अलेक्जेंडर एक नई पुरानी किताब निकालते हैं, जिसका नाम होता है फ्रॉम द अर्थ टू द मून। अलेक्जेंडर कहते हैं कि अब अगला मिशन धरती पर नहीं, बल्कि चांद पर होगा। शॉन की मम्मी पहले तो थोड़ा परेशान होती है, लेकिन फिर वो सब हंसने लगते हैं, जिसका मतलब है कि ये एडवेंचरस फैमिली अब रुकने वाली नहीं है। फिल्म इसी नोट पर खत्म होती है कि उनका अगला सफर स्पेस में होने वाला है। तो कैसा लगा आपको इस फिल्म का ये सफर? क्या आपको भी लगता है कि शॉन का अगला मिशन मून पर
और भी खतरनाक होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।